गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप मेरे पास पढ़ रहे थे पोर्टफोलियो एनालिसिस का टॉपिक। वैसे तो कल के लेक्चर में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। जब मैंने आपको बताया था, मतलब हमने ये चीज़ें कंप्लीट की थी। 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने और 4 तरह के मॉडल्स पढ़े थे हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर। आई होप चारों के चारों मॉडल आपको क्लियर होंगे। कल लास्ट में हमने ये वाला मॉडल कवर किया था, एडीएल मैट्रिक्स। एनसॉफ का भी हमने कल ही कवर किया था। हालांकि एनसॉफ का मैट्रिक्स थोड़ा बाकियों से अलग था। बताना मेरे को, एनसॉफ के मैट्रिक्स का किस चीज पे फोकस था? ग्रोथ स्ट्रेटजीज। जबकि जो बाकी तरह के मैट्रिक्स थे, इनका फोकस क्या था कि एसबीयूज को क्लासीफाई कर लो पहले और फिर देखो उन पे कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। स्टॉप लाइट मॉडल किस तरह करता था क्लासीफाई? रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। बीसीजी वाले कैसे करते थे? डॉग, स्टार, कैश काउ और क्वेश्चन मार्क्स। और ये जो एडीएल वाला मैट्रिक्स था, इसने तो बहुत सारे सेल लिख दिए थे, क्योंकि 4 इसने वो लिए थे स्टेजेस और 5 इसने पोजीशंस ली थी, तो टोटल 20 सेल बन गए थे। और उन 20 के 20 सेल में जो बिजनेस आपका जिस सेल में फॉल करेगा उसके मुताबिक उसने स्ट्रेटजी बता रखी थी। कहीं बोल रखा था ऑफेंसिवली एक्ट करो, कहीं बोल रहा था बैरियर्स क्रिएट करो, कहीं बोल रहा था फोकस करो, कहीं बोल रहा था डिफेंड करो, कहीं बोल रहा था आप विड्रॉ कर जो। इस तरह के कई वर्ड आपने उसके अंदर सीखे थे। बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। बेटा होएगी, आप खुद देखोगे डुप्लीकेशन बहुत है उसमें, पर आप थोड़ा कॉमन सेंस पे चलिएगा। मैंने आपको कॉमन सेंस इतना दिया था कि जहां तो आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है या डोमिनेंट है, स्टार्टिंग वाले फेजेस में आप अटैक करो, ऑफेंसिव हो, ग्रो करो, बैरियर्स बिल्ड करो, इस तरह के पॉइंट थे। जहां आपकी पोजीशन वीक है बड़ी और ऊपर से इंडस्ट्री में ग्रोथ भी नहीं है, वहां आप विड्रॉ करने का सोच रहे हो, है ना, डाइवेस्ट करने का सोच रहे हो, उस तरह के पॉइंट है। और जो बीच वाले पॉइंट हैं उसमें कहीं पे फोकस है, कहीं पे ग्रो विद इंडस्ट्री है, कहीं पे हार्वेस्ट है, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो उस मैट्रिक्स को देखो एज इट इज याद करने का कोई तरीका नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आप ब्रॉडली उस मैट्रिक्स को क्लियर कर लेते हो तो आप थोड़ा वहां पे लिख सकोगे। पर पूरा मैट्रिक्स कभी पेपर में आया भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स बनाना वो कभी पेपर में नहीं आया। ठीक है जी। तो अब हम एक काम करते हैं। वैसे तो कॉपी में लिखने वाला भी हमारे पास काम पड़ा है, 2-3 दिन से हमने कॉपी में लिखा नहीं, हम एंड में लिखवा देंगे, वो लास्ट लेक्चर के एंड में। फिलहाल हम एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो के टॉपिक से बाहर निकल के हम चलते हैं स्वॉट की तरफ। वैसे मेरे हिसाब से स्वॉट का टॉपिक ऐसा है जो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए एसएम के अंदर, क्योंकि स्वॉट एक बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है और ये आपने सीए फाउंडेशन के बीसीके में भी पढ़ा हुआ है। यस और नो? सही कह रहा हूं? स्वॉट बेसिकली एक्रोनिम है किस चीज का? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है। और एक बात बताता हूं, आपको बताया था मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि आपने इस चैप्टर में मेरे पास मैक्सिमम एनालिसिस ही पढ़ने हैं। याद करो, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, याद आ रहा है, पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्यों भाई? चैप्टर का नाम था डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, और मैंने आपको ये रिलेट करके बताया था कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले एनालिटिकल काम करना पड़ेगा। आप चीजें एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, उसके बाद ही तो स्ट्रैटेजी बनाओगे। बिना एनालिसिस के यू कांट मेक अ स्ट्रैटेजी, या अगर बना भी ली वो स्ट्रैटेजी, वो शायद अच्छी ना हो। और मैंने क्या बताया था, जो एनालिटिकल काम होता है, क्या वो ऊपर वालों का काम होता है या नीचे वालों का? टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। यस और नो? दो इसमें बिजनेस लेवल भी इन्वॉल्व होगा। खासकर कंपटीशन को मात देने के लिए तो बिजनेस लेवल वैसे ही आपको साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस लेवल कंपटीशन को ज्यादा बेटर समझता है, क्योंकि बिजनेस लेवल अपनी इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान रखता है पूरा। उसे पता है इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यस और नो? सुनिएगा, ये आपको लर्न करनी है भी डेफिनेशन। सीधा स्वॉट का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कर दो स्वॉट के एलिमेंट्स को। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात तो स्ट्रेंथ एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है। व्हाट इज इनहेरेंट? इंटरनल भी आप ये भी कह सकते हो। इनहेरेंट का मतलब होता है
जो आपका ही पार्ट है, मतलब जिसे आप अलग नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना इनहेरेंट लिमिटेशंस, तो वहां इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि ये इसी का ही पार्ट है, ये इसको आप इससे अलग नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लो, ये लिमिटेशन रहेगी रहेगी, उसे बोलते हैं इनहेरेंट। तो सिमिलरली स्ट्रेंथ एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे वो क्या कर सकती है, एडवांटेज गेन कर सकती है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। और कौन से वाला एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सी डेफिनेशन है, टू द पॉइंट। अगर हम वीकनेस की बात करें, ये भी आपकी इनहेरेंट है, ये आपकी लिमिटेशन है या कॉन्स्ट्रेंट है, जिससे आपको क्या हासिल होगा, डिसएडवांटेज। कौन से वाला, स्ट्रैटेजिक वाला। थर्ड, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन है जो कहां घूम रही है, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में। एक बात बताओ, यहां ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ध्यान रखना, जब मैं एनवायरनमेंट की बात करूंगा ना, यहां ये एक्सटर्नल की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है, एक्सटर्नल। अपॉर्चुनिटीज आपके भीतर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में। कहां है, एनवायरनमेंट में। और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके आप अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। बेटा जब डीमोनेटाइजेशन आई थी ना, डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी, आई क्या थी, हुई थी, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, जो ये वाले बिजनेस थे, गूगल पे, पेटीएम, जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम थे, जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करी हुई थी, मतलब ये उसमें काम कर रहे थे पहले से, लेकिन डीमोनेटाइजेशन आने पे इनको एक अलग ही लेवल की अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि जब नोटबंदी होगी तो लोग धीरे धीरे ऑनलाइन डिजिटल की तरफ भी लोग मतलब डाइवर्ट हुए, आप ये कह सकते हो, या अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। और आज आप देखो स्कैन एंड पे कितना कॉमन हो गया है। एक फल वाले ने, एक सब्जी वाले ने, या एक जो रेडी लगा के अपने कोई पकौड़े बेच रहा है, उसने भी स्कैन एंड पे लगाया हुआ है। वो डीमोनेटाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी बनी, किसके लिए, पेटीएम, गूगल पे, वो सारे प्लेयर्स के लिए। यस और नो, स्ट्रेंथ उनकी थी नो डाउट, पर अपॉर्चुनिटी को यूज करके उनकी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। क्या आपको अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन समझ में आ रही है? और थ्रेट क्या है, ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। ये भी कहां पे है, ये भी एनवायरनमेंट में ही है, यानी एक्सटर्नल है। पर ये आपके लिए क्या बन रहा है, आपके लिए क्या बन रहा है, खतरनाक। ये आपको या तो रिस्क ला रहा है या आपको डैमेज ही कर देगा। या तो आपके लिए रिस्क बन रहा है या आपके लिए डैमेज बन रहा है। अब डैमेज, अब जब कोविड वाली सिचुएशन, बताइए किसके लिए थ्रेट बनी, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल तो अच्छा मतलब उनका वो रहा, मतलब हालांकि नो डाउट उन्होंने बहुत एफर्ट्स और हार्डवर्क भी करे, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तो ऐसा है भैया जिसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। जब पूरी तरह से चीजें बंद होगी, टूरिज्म खत्म, हॉस्पिटल खत्म, हॉस्पिटल नहीं होटल खत्म, हॉस्पिटैलिटी खत्म, मैरिजेस भी 100 की लिमिटेशन या 50 की गैदरिंग से हो रही हैं। केटरिंग वालों का काम कितना इफेक्ट हुआ होगा, डीजे वालों का काम इफेक्ट हुआ होगा, मैरिज पैलेसेस वालों का काम इफेक्ट हुआ होगा। यस और नो? ये सारी चीजें थ्रेट बन जाती हैं, ये सारी चीजें आपके लिए क्या बन जाती हैं, थ्रेट। तो बाय हार्ट स्वॉट की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये स्वॉट का टॉपिक इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले स्वॉट एनालिसिस करो भाई। आपकी अपनी, बल्कि मैं तो कहूंगा अपना स्वॉट तो करो ही करो, अपने कॉम्पिटिटर का स्व जरूर करो, स्व, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये तो जरूर पता होनी चाहिए आपकी, उसकी, कॉम्पिटिटर की, क्योंकि उसकी वीकनेस पे आप वार करोगे, उसकी स्ट्रेंथ से आप डिफेंड करोगे अपने आप को। कम से कम कॉम्पिटिटर का स्व तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि ओटी तो चलो एनवायरनमेंट का है, ओटी तो एनवायरनमेंट का है पूरे, पर स्व स्पेसिफिकली किसका होगा,
आपके कॉम्पिटिटर का? यस और नो? यस और नो? तो आओ देखते हैं हमारी बुक ने स्वॉट का सेंट्रल पर्पस क्या लिखा हुआ है। हालांकि जो ये स्व वाला पॉइंट मैंने बताया ये एज इट इज नहीं लिखा हुआ यहां, बट यहां तो ये बोलते हैं कि स्वॉट का सेंट्रल पर्पस ये है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर सकें। और आपको पता है एक वर्ड और यूज करना शुरू कर दिया इन्होंने स्ट्रैटेजी के लिए, बिजनेस मॉडल। अब ये वर्ड ना वैसे किसी को पता नहीं लगता कि बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी को ही बोलते हैं। जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रैटेजी ना बोल के वर्ड बोलते हैं बिजनेस मॉडल। जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना कि एक फेस टू फेस बैच में बच्चे ने मेरे को लिंक्डइन का एक वो लाके दिखाया था, क्या नाम है, एक पोस्ट जिसमें उसने कहा था कि सर ये वर्ड यूज करे हुए हैं हमारे एसएम वाले, बिजनेस मॉडल वर्ड उस पोस्ट में 2-3 बार यूज किया हुआ था। तो कहता मेरे को एकदम से पढ़ के माइंड में क्लिक करा कि बिजनेस मॉडल किसे बोल रहे हैं? स्ट्रैटेजी। हाँ जी, शार्क टैंक में भी उसमें ना एक वर्ड और यूज होता है, रेवेन्यू मॉडल। एक वर्ड और यूज होता है, रेवेन्यू मॉडल। क्या आपका रेवेन्यू मॉडल ये होता है कि यार ठीक है, आप लोगों को आप फंडिंग उठा के आप लोगों को बेनिफिट दोगे, आप कस्टमर जोड़ोगे, लेकिन व्हाट इज योर एग्जैक्टली रेवेन्यू मॉडल? कि आपका रेवेन्यू कहां से आएगा? फंडिंग तो चलो कितनी देर आपकी चलेगी, लेकिन बाद में रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? तो उस तरह भी वर्ड यूज होता है। और बिजनेस मॉडल इस तरह से भी वर्ड यूज होता है। अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो बिजनेस मॉडल का मतलब टोटल हो गया कि व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज, आप रेवेन्यू कहां से उठाओगे, आप पैसा कहां से उठाओगे, इसे सस्टेनेबल कैसे करोगे, स्केलेबल कैसे करोगे, बिजनेस कैसे बढ़ाओगे, वो सारा बिजनेस मॉडल का पार्ट है। यानी पूरी आपकी रणनीति क्या है? यस और नो? पढ़ के देखिए एक बार, पूरी लाइन पढ़िए। तो सेंट्रल पर्पस ये है स्वॉट का। और नेक्स्ट बुलेट भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बुलेट में ये लिखा हुआ है, आप कई स्ट्रैटेजीज को आपस में कंपेयर करते हो और फिर देखते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब लाइन थोड़ी टेक्निकल लिखी हुई है पर मतलब यही है, इसका पढ़ के देख लो। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें से एक सेंट्रल पर्पस का क्वेश्चन लगा सकता है आपको 2 मार्क्स में, ठीक है, समझ रहे हो। एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट। सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक्चुअल में ना ये स्वॉट का भी ना लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। स्वॉट का भी लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे SWOT, समझ रहे हो। तो अब क्या होता है, अब देखो ओरली पढ़ाना बड़ा आसान है, लेकिन बेटा जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है ना, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा अपनी बैठ के स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो। सीए फाउंडेशन में भी शायद मैंने ये बात बोली होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं बोलता हूँ सीए फाउंडेशन में भी कि बच्चे को ना एक पेज लगाना चाहिए, लास्ट पेज किसी भी कॉपी का, एक लाइफ स्किल ले लो यहाँ से। और आप ना चलो ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को तो छोड़ो अभी, ये तो बात की बातें एक्सटर्नल है, लेकिन आप ना अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी स्टार्ट करो इस तरह से और अपनी वीकनेसेस लिखनी स्टार्ट करो। ये आपको बहुत फायदा करेगी चीज, क्योंकि इंटरव्यू में तो बड़ी बार ये पेट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और हमने कभी वो मंथन ही नहीं करा होता अपना, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस तो करा ही नहीं होता हमने, अपने आप को तो टाइम ही नहीं दिया होता कभी। बहुत गहरी बात बता रहा हूं ये मैं। और वीकनेसेस भी लिखो, बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब ये वीकनेसेस आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना अपनी, फिर आपको रास्ते भी मिलेंगे कैसे इनको खत्म करना है। क्योंकि बहुत बार तो ये प्रॉब्लम होती है, हमने कभी मंथन ही नहीं करा होता, हमें पता ही नहीं होता हमारी वीकनेस है क्या। लिखने से आपको याद भी रहेगा और आप उस पर काम भी करा करोगे कि इसे मुझे कैसे ओवरकम करना है। ऑब्वियसली आप वही वीकनेस यहां लिखोगे जिसे आप ओवरकम करना चाहते होगे, क्योंकि जो पता होता है ना अपने आप को कि ये मेरी वीकनेस है, उसी को ही तो आप ओवरकम करने की कोशिश करते हो, वही यहां पे पेन डाउन होएगी। आप देखना ये एक पेज लिखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेंटर पार्टीशन करके एक पेज लिखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को बनाती हैं प्रैक्टिकली और लिखती हैं, पेन डाउन करती हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमारी थ्रेट्स क्या हैं। जब इस तरह से आप एक सारे का सारा ये एक बना लोगे, टी फॉर्म ही है बेसिकली, टी फॉर्म ही तो है। अगर आप सोचो टी फॉर्म कैसे हुआ,
आप इस तरह से तो बना रहे हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए ना, बुक के आपको 2 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। कैसे? देखो, पहला पॉइंट लिखता है ये लॉजिकल फ्रेमवर्क है, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया आपका। और दूसरा ये कंपैरेटिव अकाउंट है, एक अकाउंट फॉर्म में तो बना लिया आपने। सोचो, हम बचपन में लेजर अकाउंट बनाने क्यों सीखते थे? हम क्यों बोलते हैं कि टी फॉर्म में अकाउंट बनाओ? क्योंकि एनालाइज करना आसान हो जाता है। याद करो, सीए फाउंडेशन में मैंने आपको अकाउंट को रीड करना सिखाया था कि बेटा जब भी ये अकाउंट इस साइड कुछ आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा होगा, इस साइड कुछ आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा होगा, खासकर अगर ये एसेट या एक्सपेंस का अकाउंट है। याद आ रहा है? कितना आसान हो जाता था चीजों को एनालाइज करना। और अगर ये लायबिलिटी या रेवेन्यू का अकाउंट हुआ, उल्टा हो जाएगा। यानी जब एक टी फॉर्म में आप चीज को रख लेते हो, चीजों को एनालाइज करना इजी हो जाता है। तो 2 पॉइंट आ गए आपके पास कि एक तो फ्रेमवर्क तैयार हो गया आपका पूरा लॉजिकल, और दूसरा कंपैरेटिव अकाउंट है। एक काम करो, लॉजिकल फ्रेमवर्क से पढ़ना स्टार्ट करो। लॉजिकल फ्रेमवर्क पढ़ के देखो। लॉजिकल फ्रेमवर्क से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी सारे इश्यूज की। आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव जनरेट होकर आएंगे और उसमें से आप लोग देख लेना कौन सा आपके लिए बेस्ट है। मुझे लगता है पहला पॉइंट सिंपल है। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन आपके पास सारी एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी बताइए आप? बिल्कुल आएगी। इससे आप लोग कंपैरिजन बहुत अच्छा कर सकते हो सारा, समझ रहे हो? और कई तरह के रिलेशनशिप आपके पास निकल के आएंगे मैचिंग करके। जैसे किस तरह के रिलेशन निकल के आ सकते हैं? कई जगहों पे हाई अपॉर्चुनिटी होगी, हाई स्ट्रेंथ होगी। जब पेटीएम ने क्या सोचा होगा कि अब डीमोनेटाइजेशन आ गई, सोचो डीमोनेटाइजेशन से क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ भी इसमें अच्छी है और ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी बनेगी। हमें पेनिट्रेट करना है मार्केट को, इस टाइम पे आदत डाल लो सारी, मतलब आदत डलवा दो लोगों को। और धीरे धीरे जब लोग यूज टू हो जाते हैं तब तो वैसे ही फिर आपको पता ही है, फिर तो लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर कई बार क्या होगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी लेकिन अभी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। मतलब इस तरह के कई पैटर्न्स निकल के आ सकते हैं आपके पास। फिर आप देखो आपने किस चीज पे काम करना है। अब आप सोचो, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है पर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जब आपने ये कंक्लूड कर लिया कि मैं इसमें फॉल कर रहा हूं, मैं इसमें फॉल कर रहा हूं, मैं इसमें फॉल कर रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ क्या आप इस चीज पे फिर काम करोगे नहीं करोगे कि मेरे को रणनीति भी ऐसी बनानी चाहिए? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सीए कर लेते हो, कल को आपको पता लगता है कि यार मेरे जैसा ही एक बच्चा 20 लाख के पैकेज पे लगा है और मेरा लगा है 10 लाख का पैकेज। आपको पता लगता है यार अपॉर्चुनिटीज तो हैं पर शायद मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, जो मेरा 10 लाख का पैकेज है उसका 20 लाख का पैकेज है। मैं आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर एक तो तरीका ये है कि आप बोल दो उसकी किस्मत अच्छी है, वो तो लकी है, मैं अनलकी हूं। एक तो ये तरीका है। एक है कि बैठ के पेन डाउन करो कि ऐसा क्या है उसके पास एक्स्ट्रा, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, उसकी जनरल नॉलेज अच्छी है, या उसका एमएस एक्सेल या उसके कुछ कंप्यूटर रिलेटेड स्किल अच्छे हैं जिस वजह से मेरा पैकेज कम है उसका ज्यादा है। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि आपकी स्ट्रेंथ कहां कम है, आप उस पर काम करना शुरू करोगे, अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बनाओगे। मैं आपको यही तो बता रहा हूं। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता लगता मेरे में कमी क्या है। ये भी आइडेंटिफाई हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोष हम देना शुरू कर देते हैं किस्मत को, यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है? और आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट तो वही है, स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन में आपको गाइड करता है। वो तो सेंट्रल पर्पस भी यही था इसका। स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन मतलब बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करना। सुन रहे हो? क्योंकि स्ट्रैटेजी को हमने यहां पे एक नाम और क्या दिया है, बोलो? बिजनेस मॉडल। पढ़िए एक बार, थर्ड पॉइंट पूरा पढ़िए। एक स्ट्रैटेजिस्ट को कहता प्रॉब्लम फेस होती है जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन मैच नहीं हो पाती 4 पैटर्न्स में जो ऊपर इन्होंने लिखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कई बार सेवरल अपॉर्चुनिटीज होते हैं पर थ्रेट्स भी होते हैं, कई बार स्ट्रेंथ होती हैं पर वीकनेसेस भी होती हैं। तो कहता है ऐसे में स्वॉट आपको गाइड करेगा
कि आप सारी पोजीशन को ओवरऑल सोचो और अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करो। और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि स्वॉट अल्टीमेटली आपको बिजनेस मॉडल क्राफ्ट करने में हेल्प करेगा, बिजनेस मॉडल या मॉडल्स, जिससे अल्टीमेटली आप क्या हासिल करोगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे एक देसी सा मैट्रिक्स बना हुआ है, इस मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, एक आपको स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं, एक आपको वीकनेस नजर आ रहे हैं, एक आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रहे हैं और एक आपको थ्रेट्स नजर आ रहे हैं। यस और नो? और अगले पेज पे 49 पेज पे आपके पास ये पूरे एग्जाम्पल हैं। एक काम कीजिए, आप नोट्स को रख दें साइड पे और सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे, प्रोजेक्टर में भी नहीं देखेंगे आप, ठीक है? जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं घर पे, आप आंखें बंद करके सिर्फ मेरी बात सुनो, स्क्रीन पे नहीं देखोगे आप। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मेरे को उसे क्लासीफाई करके देना है कि क्या वो स्ट्रेंथ है, क्या वो वीकनेस है, क्या वो अपॉर्चुनिटी है या क्या वो थ्रेट है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ कि ना? किसी ब्रांड की इमेज खराब हो गई है, ब्रांड इमेज अच्छी नहीं है लोगों की नजरों में, सोच लो। आप दूसरे फर्म को छोड़ो, अपने लिए सोचो। ब्रांड इमेज खराब हो रही है लोगों के अंदर। देखो अब ये इस टॉपिक में ना बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि सर ब्रांड इमेज लोगों के मन में खराब है तो ये तो सर थ्रेट हो गया। बेटा आप सोचो, समझ नहीं रहे, ब्रांड इमेज खराब होने का कारण क्या होगा? आप ये सोचो ना, आपकी कोई ना कोई दिक्कत है ना, आप या तो सर्विस अच्छी नहीं दे पा रहे, आप क्वालिटी अच्छी नहीं दे पा रहे, आप जो कमिट कर रहे हो वो पूरा नहीं कर पा रहे, आप कस्टमर को धोखा दे रहे, कुछ ना कुछ तो दिक्कत करी होगी ना आपकी तरफ से, तब जाके वो वीकनेस बनी है, तब जाके वो इमेज खराब हुई है। ये नहीं सोचना ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? ये प्रोडक्ट इमेज खराब होने का आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में सही नहीं, उन्होंने भी थ्रेट दिया आंसर कमेंट बॉक्स में, वीकनेस बनेगा। देखो ये पड़ा है वीकनेस का, वीक ब्रांड या प्रोडक्ट इमेज, पर आप प्रोजेक्टर मत ही देखो, ठीक है? आप मेरी बात सुनो, सिर्फ आंसर गलत है कमेंट बॉक्स में। और सुनो, आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बड़ा ही पुअर है, ये भी वीकनेस है, मेरी बात समझ लो। यहां पे ये मत सोचना अच्छा कस्टमर चल भाई थ्रेट, ऐसा नहीं है, ये आपकी वीकनेस है। आपका कस्टमर जो सीआरएम होता है ना, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो वीक है आपकी। कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती, कस्टमर फोन पे फोन करी जा रहा है, आप उसको रिवर्ट नहीं कर रहे, इस तरह से आपकी रिलेशनशिप खराब होगी ना कस्टमर से, वीकनेस है आपकी। काम करना चाहिए आपको इसके ऊपर, समझ आ रही बात? आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल, क्योंकि आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर करा हुआ है, ये भी स्ट्रेंथ है। इसको जबरदस्ती नो जान के जॉइंट वेंचर करा हुआ है, ये अरे यार आपका जॉइंट वेंचर है, चाहे आपका अपना दम है, अल्टीमेटली आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब चाहे वो आपने किसी से एग्रीमेंट कराओ, चाहे वो आपने खुद R&D करके डेवलप कराओ, वो तो आपका टैलेंट है ना वो तो। अब मैं जैसे ही डाउन करूंगा ना आपको पता लग जाएगा अच्छा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में से आएगा वो नहीं कोई बात नहीं, चलो एक मिनट रुको, मैं पूछता हूं आपसे। और आपके पास मैन पावर सुपीरियर है, टेक्निकल, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ठीक आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं। सलोनी जी बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। और सुनो, आपकी इंडस्ट्री में न्यू कॉम्पिटिटर्स आने का एक संकेत मिल रहा है आपको, ये थ्रेट बनेगा आपका, ये आपकी वीकनेस थोड़ी ना है। अब इंडस्ट्री में नए प्लेयर आ रहे हैं और वो बड़े पोटेंट हैं, मतलब उनमें दम बड़ा है और वो आपको कहीं ना कहीं पछाड़ सकते हैं, ये आपके लिए थ्रेट बन सकता है। ये आपके लिए क्या बन सकता है? थ्रेट। और पूछते हैं, आप ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज को और प्रोसेसेस को यूज कर रहे हो, आप ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है आपकी, ये आपने उसको अडेप्ट कर लिए है, आप उसे यूज कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। थ्रेट पता कब होता है आपके लिए? सुनना, आप एक ट्रेडिशनल किराने वो नुक्कड़ वाली शॉप चला रहे हो और आपकी उसी चीज में ई कॉमर्स प्लेयर आ रहे हैं, जैसे अमेजोन आ गया, सुई से लेके शिप भेज देता है, हर चीज ही मिल जाती है,
मतलब मेरे को वो भी मतलब दूरी नहीं है, जब धीरे धीरे करके मतलब वो मतलब हर चीज़ ही बेचना शुरू कर देंगे। अब गाड़ियाँ गुड़ियाँ आजकल तो आपको वहां जाके मिलती हैं शोरूम पे, पता लगे कल को मैंने मारुति बुक कर दी जी अमेजोन से, सोचो क्या पता है क्या क्या करी जाए। ऑनलाइन सर अमेजोन पे जाके नहीं ना होती, हाँ मतलब वो तो अपनी एक्सक्लूसिव डीलरशिप पे होती है। बट चलो खैर, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये आपकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है सोफिस्टिकेटेड, एक वर्ड यूज हुआ है सोफिस्टिकेटेड, क्या इसका कोई मतलब बता सकता है? हाँ देखो, मेरे को यही सुनने को मिलना था, जैसे टिपिकल का मेरे को मतलब पहले कॉम्प्लेक्स सुनने को मिलता है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब यहाँ पे ना ये जैसे बोलते हैं ना बच्चा बड़ा सोफिस्टिकेटेड है कि बड़ा अपने आप में रहता है या बड़ा कॉम्प्लेक्स, ये वाला मीनिंग है। यहाँ सोफिस्टिकेटेड का मतलब कॉम्प्लेक्स है कि ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस से आप यूज टू हो गए हो, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी पहले आपके लिए, पर आपने उसको अब यूज टू कर लिया। जैसे अब कोविड के टाइम पे हम भी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से अब यूज टू हो रहे हैं। यही 5 साल पहले वी वर नॉट कन्वीनियंट विद ऑल दीज थिंग्स, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट यूज टू इट, वी आर ट्राइंग टू अडेप्ट इट। ये हमारी स्ट्रेंथ बनेगी इन द लॉन्ग रन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसके साथ मैं लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स, आप भी लिख लो। ये वैसे आज घर से पढ़ के आने हैं आपने काफी, ठीक है। सुनो अगला पॉइंट आपने बताना है, आपकी स्ट्रैटेजी मैं ना यहां पे रखता हूं बीच में ताकि आपको पता नहीं लगे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है, वीकनेस है। जैसे कई बार होता है ना किसी बच्चे को डायरेक्शन ठीक नहीं मिलती, वो अल्टीमेटली उसे पता ही नहीं लगता क्या करना है, उसकी वीकनेस बन जाती है अल्टीमेटली। और सुनो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से आंसर करना। इन कंपेरिजन टू योर राइवल यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल स्किल। हाँ शुक्र है आपने गलत नहीं करा, क्योंकि थ्रेट ना बोलते से, क्योंकि राइवल से कंपेयर करके बच्चा कई बार क्या बोलता है, थ्रेट है। तो देखो ये पढ़ा है ना ऊपर, कोई मैनेजमेंट डेप्थ नहीं है आपके पास या इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं है आपके पास रिलेटिव टू लीडिंग राइवल्स, ये आपकी वीकनेस बनती है, ये आपकी वीकनेस बनती है। बताओ इसी तरह से आप ये सारे पढ़ लोगे आज? बोलो हो जाएंगे? एक आधा और पूछ लेता हूं, एक आधा और पूछ लेता हूं। अच्छा ये पूछता हूं, आप अपना नो हाउ यूज कर रहे हो, आप अपना नो हाउ यूज कर रहे हो नए तरह के प्रोडक्ट लाइंस में एंटर होने के लिए? सोच लो, वैसे थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है इनमें, इसको अपॉर्चुनिटी में रखा हुआ है इन्होंने, ये इसलिए मैंने ओवरलैपिंग वाला पूछा। अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट है, आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को या नो हाउ को यूज कर रहे हैं नए प्रोडक्ट लाइंस या नए बिजनेसेस में एंटर होने के लिए। वैसे तो देखो ये आपकी वीकनेस भी बनती, सॉरी वीकनेस कह रहा हूं, स्ट्रेंथ भी बनती है, पर क्योंकि इन्होंने ना ये लिख दिया स्पेसिफिकली कि आप न्यू में जा रहे हो, तो आप एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहे हो अपने लिए। अच्छा एक बात पूछता हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने और कहां पढ़ा हुआ है जिसमें आपने ये सीखा हो कि अपनी इस चीज को यूज करो डाइवर्सिव? KSF नहीं, CC कोर कॉम्पिटेंस। देखो ऐसे मिक्सिंग होती है, KSF में नहीं था ये टॉपिक CC में था, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। याद आ रहा है? एक काम करना, इसको ना तसल्ली से पढ़ना आज, और जो भी कंफ्यूजन आपको अभी हुई है ना, हो सकता है दोबारा हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कल 2-3 डाउट्स इसमें से पूछो आप, तभी मजा आएगा मेरे को। पढ़ के आओगे? बोलो। पेज 49 इज योर होमवर्क, और ये मेरे ख्याल 50 पे भी जा रहा है, देखना एक बार। हाँ 50 पे भी जा रहा है। बोलो पढ़ोगे? और अगर कोई डाउट ना आई, मैं समझ लूंगा कि आपने पढ़ा नहीं है ढंग से। 1-2 डाउट तो पूछ लेना कम से कम, फॉर्मेलिटी से। हाँ मेरे से ही पूछना है, हाँ मेरे से पूछ लेना, हो सकता है मैं गलत कर दूं क्योंकि ओवरलैपिंग है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। बट एक बात बताऊं, आपको इतने सारे याद थोड़ी करने हैं, आप घर पे काम करना, मैं ये काम तो भी करवा देता हूं। सुनो, इजी टिक कर लो कि अगर आपको एग्जाम्पल लिखने आ जाते हैं स्वॉट के, हर में से 4 टिक कर लो, मैं करवा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इमेज, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, स्ट्रॉन्ग CRM, ठीक है। आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, 4 स्ट्रेंथ बहुत है। 4 वीकनेसेस उल्टा कर दो उसका, वीक ब्रांड है, फंड्स नहीं है, पुअर CRM है, और प्रॉफिटेबिलिटी सब पार है। सब पार मतलब एट पार भी नहीं आ रहे आप, बाकी उससे भी नीचे हो, सुन रहे हो? तो ये 4 वीकनेसेस होगी। अब 4 अपॉर्चुनिटीज भी आपको टिक करवाता हूं। 4 अपॉर्चुनिटीज में एक तो मैं करवाता हूं मैं आपको। अब देखो जैसे ये है
इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये स्ट्रेंथ में फॉल होता है वैसे अगर आप सोचो, ये आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी में रखा हुआ है। तो मैं ये टेक्निक जिसमें ना कंफ्यूजन है मैं वो नहीं टिक करवा रहा, मैं इजी वाला टिक करवा रहा हूं आपको। सर आप अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि सारा कुछ आप खुद करोगे। मैं वही कह रहा हूं, दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में होंगी है कि स्ट्रेंथ भी बनेगी, अपॉर्चुनिटी भी बनेगी आपके लिए, पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी में रखा हुआ है। ठीक है, ये फॉलिंग ट्रेड बैरियर्स, और कौन सा आप टिक कर सकते हो, टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो, ये यूटिलाइजिंग कर रहे हो, और एक ये कर लो एडिशनल कस्टमर्स को आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि एडिशनल कस्टमर सर्व करने का मतलब क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तभी तो आप उनको सर्व कर रहे हो, पढ़ना इनको। और थ्रेट्स में क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया, कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ रहा है, कोई स्टार्टअप कंपनीज आ रही हैं, या फिर एक ये करवा देता हूं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है आपकी इंडस्ट्री की। बाकी आप पढ़ सारे लेना एक बार, अंडरस्टैंडिंग सबकी कर लो, याद चार चार कर लो, चलेगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है जी टोज, और टोज को ये बोलते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, अ स्टेप अहेड ऑफ स्वॉट, अ स्टेप अहेड ऑफ स्वॉट, मतलब टोज को ये कंसीडर किया जाता है कि ये स्वॉट से एक कदम आगे है। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। पहली बात तो ये लिखा हुआ है स्वॉट से हम लोग ये स्वॉट ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन स्वॉट की क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं स्वॉट के बारे में, इट फेल्स टू कम अप विद स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। वैसे तो ना जो ये निंदा करी हुई है, ये जबरदस्ती की निंदा करी हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्वॉट सिर्फ आपको ये नहीं बोलता से आइडेंटिफाई कर लो, स्वॉट ये भी बोलता है कि कंपेयर करो और आपस में कंपेयर करके बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करो, समझ रहे हो। लेकिन ये बोल रहे नहीं 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 नहीं, आप तो सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को आइडेंटिफाई करवाते रहते हो, आपने कुछ और तो बताया नहीं। पढ़ा सेकंड बुलेट। तो एक व्यक्ति जिन्होंने ये टोज मैट्रिक्स बनाया, इनका नाम आपको याद रखना है, हाइंज वेहरिच। इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया जो स्वॉट का ही उल्टा है, टोज, और इन्होंने क्या बोला, हम मैचिंग करके चलेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की विद अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। यानी इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि बस आप ये चारों को आइडेंटिफाई कर लो, इन्होंने बोला इनमें मैचिंग करके चलो, मैचिंग करके चलो। और मैचिंग करने के लिए इन्होंने बोला कि मैं मेरे इस मैट्रिक्स का एक बेनिफिट क्या होगा, आप एक तो रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। देखेंगे क्या बोलते हैं, डोंट वरी। इसका मतलब टोज का जो मैट्रिक्स माना गया है वो स्वॉट से थोड़ा वाइडर माना गया है। और अगर आपको इनका डिफरेंस आता है तो हमारी बुक में मेन दो डिफरेंस लिखे हुए हैं कि एक तो टोज वाइडर है देन स्वॉट, दूसरा टोज को माना गया है एक्शन टूल जबकि स्वॉट को माना गया है सिर्फ एक प्लानिंग टूल। यानी स्वॉट ज्यादा थियोरी में बातें कर रहा है जबकि टोज थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड है। कैसे अभी देखते हैं, इतना पहले पढ़ के देख लो, पढ़ के मेरे को ओके करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, इसका पहले मैं मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हर बार मैं मैट्रिक्स में आपको बोलता हूं कि एक एलिमेंट याद करो, तो इधर मैं एलिमेंट याद कराता हूं बच्चों को, WT। कौन सा एलिमेंट याद करवाता हूं, WT। ठीक है, अब WT मतलब इधर आएगा वीकनेस और इधर T है तो इधर आएगा थ्रेट। यही तो बना WT सेल, हाँ के ना। और अगर यहां थ्रेट है तो यहां ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी होगा, और यहां पे इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ के ना। और एक चीज और, अगर इधर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं मतलब यहां एक्सटर्नल है और यहां इंटरनल है। इतना क्लियर हो गया। अब तो कुछ नहीं, एलिमेंट के नाम लिखते हैं। पहले एलिमेंट का नाम क्या होगा बोलो, SO, यस और नो। दूसरे का नाम क्या होगा, WO, और तीसरे का नाम क्या होगा, ST। एक पत्ता याद रखना है, मैंने पहले भी कहा, बाकी पत्ते आपके अपने आप खुलेंगे। वैसे एक नहीं दो पत्ते। एक पत्ता कौन सा, ये वाला,
और एक पत्ता ये भी पता होना चाहिए आपको, वरना दिक्कत हो जाएगी। यस और नो? अच्छा जी, अब इससे आगे तो और भी आसान काम। आपको ना मैट्रिक्स में ना कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, मैक्सी, मिनी, दिख रहे हैं मैट्रिक्स में लिखे हुए? सिंपल बताता हूं, जो अच्छी चीज दिख रहा है मैट्रिक्स में लिखा हुआ है कि हटा दिया इन्होंने इस बार? मैट्रिक्स में नहीं लिखा हुआ, पहले लिखा होता था मैट्रिक्स के अंदर। अब ना इन्होंने क्या कर दिया इस बार के स्टडी मैट में, मैट्रिक्स में ना ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख दी, पहले ये नहीं लिखी हुई थी, तो ये नई डायग्राम डाली है मैंने, ठीक है। बट नीचे लिखा हुआ है देखो, मैक्सी वगैरह दिख रहा है आपको। तो मैं एक चीज करता हूं, जो अच्छी चीजें हैं, जो बेनिफिशियल चीजें हैं, उनको रखना है हमने मैक्सिमाइज्ड, उसे शॉर्ट में लिख दिया मैक्सी, और जो बुरी चीजें हैं उन्हें करना है मिनिमाइज, उसको लिख दिया मिनी। तो बताओ एसओ क्या होगा? मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटजी। डब्ल्यू क्या होगा? मिनी मैक्सी। एस टी क्या होगा? मैक्सी मिनी। और डब्ल्यू टी क्या होगा? मिनी मिनी। पहले चेक करो जहां मैंने थियोरी लिखी हुई है, क्या ये नाम आपको दिख रहे हैं सारे? हाँ कि ना? चेक कर लीजिए भाई सारे बच्चे। और जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो भी फटाफट से थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और मैट्रिक्स को एक बार देख लो किस तरह से बना हुआ है, फिर हम लोग इसकी थियोरी पढ़ते हैं। चलिए अब हम मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। इन्होंने क्या लिखा है, चलिए थम्स अप आने स्टार्ट हो गए, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा एसओ स्ट्रेटजीज में इन्होंने नाम क्या लिखा है, कहता अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लो। वैसे तो अगर एक बात सोचो, कोई ऐसी साइंटिफिक चीज थोड़ी लिख रहा है जो स्वॉट ने ना लिखी हो। अरे अल्टीमेटली स्वॉट भी तो यही कहता है कि इनको मैच करके करो सारा कुछ। बस होता है ना कि थोड़ा सा और इंप्रूव्ड वर्जन कह दिया इसने कि मेरा और बेटर है जी, क्योंकि मैंने ये नाम निकाले एसओ, डब्ल्यूओ, एसटी, डब्ल्यूटी, समझ रहे हो? तो सुनो, एसओ में क्या बोल रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके क्या ले, अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज। डब्ल्यूओ में क्या बोलता है, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके आप अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लो। क्योंकि क्या बोलता था ये, मिनिमाइज योर वीकनेसेस एंड मैक्सिमाइज योर अपॉर्चुनिटीज। कैसे करोगे? अपनी वीकनेसेस को कम करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना शुरू करो ना। एक्चुअल में ना ये जो मैट्रिक्स है ये उसने ना बड़ा पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है। पॉजिटिव सेंस में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप सबसे वर्स्ट सिचुएशन में भी हो ना, डब्ल्यूटी, वहां भी कहता मैं आपके लिए एक रास्ता बताऊंगा कि आप अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करो और प्लीज थ्रेट्स को अवॉइड करो, आप भी बच जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब ये सारा मैट्रिक्स इस भावना से इन्होंने बनाया है कि जो वर्स्ट सिचुएशन में भी बैठा है, वीक भी है और ऊपर से थ्रेट भी है, उसको भी एक रास्ता दे रहे कि आप भी बच सकते हो अगर आप किस पे काम करना शुरू कर लो, वीकनेसेस को मिनिमाइज करना शुरू कर लो, तब जाके आप अपने थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हो। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि एक गांव है और गांव में एक कोई, मतलब समझ लो कोई क्या होते थे, कोई ठाकुर टाइप्स जो पूरे गांव वालों को मतलब जुल्म करता था उन पे। तो फिर ना कोई समझाता था कि हम उससे बच सकते हैं अगर हम सारे एकजुट हो जाएं, ये हो जाएं, तो हमें डर नहीं है किसी का। ये उस तरह की चीज है कि आप अपनी वीकनेसेस को अगर मिनिमाइज कर लोगे तो भी आपको थ्रेट से डरने की जरूरत नहीं है। आप थ्रेट से इसलिए ज्यादा घबरा रहे हो बिकॉज आप वीक हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब एक काम करते हैं, एक एक करके इस लैंग्वेज को पढ़ के देखते हैं जो इन्होंने यहां पे हमें दी है टोज मैट्रिक्स में। एसटी में क्या लिखा है इसने, स्ट्रेंथ को यूज करो और थ्रेट्स को अवॉइड करो, ठीक है। और आपको पता है इसमें ना एक बात ध्यान रखना, ये जो इसने नीचे चीजें बताई है ना टोज मैट्रिक्स के नीचे, ये जो एसओ एसटी हैं, ये 4 तरह की स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बताई हैं इन्होंने। मतलब पेपर में अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया कि टोज मैट्रिक्स के थ्रू 4 तरह की ऑल्टरनेटिव चॉइसेस जनरेट होती हैं, उनके बारे में लिखो, तो आपने यही लिख के आना है। समझ आ रही बात? तो पहली चॉइस का नाम इन्होंने दे दिया अग्रेसिव स्ट्रेटजी, एसओ।
ये वो सिचुएशन है, ये वो पोजीशन है जो हर फर्म अचीव करना चाहेगी। यहां आपके पास स्ट्रेंथ भी है, आप उन्हें कैपिटलाइज करके आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग है यानी आने वाली है। पढ़ के देख लो, तीनों बुलेट्स मेरे हिसाब से सिंपल लिखे हुए हैं, रीड कर लो। अगला इसमें आता है जी ST। अच्छा एक बात ध्यान देना, इसमें ना आपने जब लैंग्वेज लिखनी है, ऊपर तो भले ये लिखता है 4 तरह की चॉइसेस हैं, यहां तो लिखता है चॉइसेस, लेकिन जब अंदर समझाता है पोजीशन, आपने वर्डिंग भी ध्यान से लिखनी है। पोजीशन दिख रहा है आपको, फिर यहां भी पोजीशन, यानी जो ये 4 इसने निकाल के दिए हैं सेल, ये 4 पोजीशंस निकाल के दिए हैं इसने। समझ आ रही है बात? तो अगर आप ST वाली पोजीशन में हो, इसमें क्या हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो टू मिनिमाइज द थ्रेट्स। मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में मैंने लिखा है तो ये लिखा है कि बेसिकली आप स्ट्रेंथ को यूज करके थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेंथ को यूज करके आप थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी। WO क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई है कि भाई वीकनेसेस को ओवरकम करके आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करो मैक्सिमम। मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, पर आपकी वीकनेस आपको कंपीट नहीं करने दे रही बाकियों से। अच्छा, ऊपर वाली का नाम कंजर्वेटिव क्यों रखा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर आपकी स्ट्रेंथ ना होने की वजह से थ्रेट आप पे हावी हो रहे हैं। इस टाइम पे आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, अग्रेसिव होके क्या करोगे। लेकिन अब सोचो, मेरी बात सुनना, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं। कोविड वाली सिचुएशन में हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए थ्रेट था, हाँ के ना। अब आप एक बात सोचो, उस केस में जब वो थ्रेट आ गए मार्केट में इतने, तब संयम बना के रखना चाहिए या अग्रेसिव होना चाहिए? संयम बना। यही तो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी कहती है कि अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचो। ये थ्रेट को अगर आपने जीतना है, इस थ्रेट से अगर आपने बचना है, आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। इस टाइम कंपीट करने का टाइम नहीं है, इस टाइम अग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। आप फर्क समझ लो, वरना ये नाम याद नहीं होंगे आपसे। ये SOWO ये तो याद हो जाएगा, लेकिन अग्रेसिव कौन सी है, कंजर्वेटिव कौन सी है, कॉम्पिटिटिव कौन सी है, ये नहीं याद रहेगा आपको। बताओ अग्रेसिव किसे कह रहा है, SO। यहां तो कहता उड़ाओ, लेकिन जब सोचो मार्केट में थ्रेट होंगे बहुत सारे, तब आप उड़ाने वाले उसमें नहीं हो सकते, तब तो खुद ही उड़ जाओगे आप, तब आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। हाँ, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, तब आप कॉम्पिटिटिव हो जाओ। फर्क समझ में आ रहा है? पढ़ के देखो पहले 3। और WT का नाम तो उन्होंने बिल्कुल ही डिफेंसिव रखा है, क्योंकि ये तो भैया ऐसी पोजीशन है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो आपकी वीकनेसेस हैं, ऊपर से थ्रेट्स हैं। तो यहां पहले अपने आप को बचाओ, डिफेंड करो अपने आप को, वरना आपकी सर्वाइवल भी खतरे में है। या तो कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर आके आपको अक्वायर कर लेगा, या आप अपना सर्वाइवल ही मेंटेन नहीं कर पाओगे, जिससे आपको अल्टीमेटली बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो जो छोटे होटल्स होंगे जिनका काम बिल्कुल ही बंद हो गया होगा, और वैसे भी उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उस इंडस्ट्री में, वो तो बंद होने के कगार पे आ गए ना। आप इस टाइम कंपीट करने का सोच सकते हो, आपको तो इस टाइम क्या सोचना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना है। जैसे आपने देखा भी होगा कोविड वाले टाइम पे कई बिजनेस वाले ये बोलते थे कि यार बस कोविड का टाइम निकल जाए, इसमें तो अगर हम सरवाइव भी करके वही बहुत बड़ी बात है, बाद में चलो धंधा तो चलता रहेगा। लेकिन इस टाइम पे तो सर्वाइवल जरूरी था, इंसान का भी और बिजनेस का भी। जब इंसान हो गया कि हाँ सर्वाइव कर रहा है, फिर लोगों को हो गया कि अब बिजनेस में तो सर्वाइव कर ले कम से कम। पहले तो लोगों को ही ये हो गया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो आपको पता ही है कोविड का हाइप कितना बना 2020 में, खासकर इटली की न्यूज वगैरह देख के तो बहुत ही ज्यादा होता था। पढ़िए एक बार पूरा। तो चारों स्ट्रेटजीज के नाम क्या क्या हैं बोलो।
अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, कॉम्पिटिटिव और डिफेंसिव। लेकिन कौन सी किसके अंडर है ये आपको लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो मैक्सी मिनी का तो मैंने लॉजिक दे दिया आपको, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टोज मैट्रिक्स को यूज करके आप बहुत ही इंटेलिजेंटली ये देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज कैसे लेना है, वीकनेस को कैसे मिनिमाइज करना है, और कई ऑप्शंस आपको इसके सामने निकल के आती हैं। सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना। तो टोज मैट्रिक्स का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 चॉइसेस वाला, मैंने स्टार लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। और जो ये वाले भी 2 पॉइंट्स हैं, क्या नाम है, एक्शन टूल और वाइडर इन स्कोप, ये 2 पॉइंट्स आपके डिफरेंस बनते हैं स्वॉट से। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? अब हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक ब्रॉडली रह गए हैं। काफी लंबा चौड़ा चैप्टर था ये, आपको पता लगा होगा। एक टॉपिक कौन सा रह गया, डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज, जो आपको काफी हद तक आता ही है। और एक टॉपिक इसमें रह गया ग्लोबलाइजेशन। हम एक काम करते हैं, ये जो टॉपिक है डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज वाला, इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। क्योंकि देखो 3 लेवल तो आते ही हैं आपको, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ये तो सुने ही हुए आपने। एक नाम इन्होंने नया और लिख दिया, ग्लोबल। अब ये तो देखो एक्चुअल में लेवल नहीं है, ये तो एक कॉन्सेप्ट। अगर आप सोचो, ये तो अगर आप सोचो आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो लोकल लेवल पे सोचती ही नहीं है। वो क्या सोचती हैं कि बिजनेस स्टार्ट करके हमने उसको स्केलेबल बनाना है। उसको क्या बनाना है, स्केलेबल। एंड विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी टुडे इट इज नॉट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड योर बिजनेस एट अ ग्लोबल लेवल। तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर ली इन्होंने, ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो ग्लोबल स्ट्रेटजी में तो मेनली बस क्या डिसाइड करा जाएगा या किस चीज की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे अपने ऑपरेशंस को होम कंट्री के बाहर एक्सपैंड करना है। सिंपल। सर क्या इस लेवल की स्ट्रैटेजी का कोई अलग चैप्टर है हमारे पास? जी नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 लेवल की ही स्ट्रैटेजी के चैप्टर हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सोचो, ग्लोबल लेवल तो एक सोच है आपकी कि मेरे को ग्लोबल लेवल पे काम करना है। अगर ग्लोबल लेवल पे भी काम करना चाहते हो, उसके लिए भी तो क्या हो गया इसको, उसके लिए भी तो आपको कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल तीनों स्ट्रेटजी अच्छी बनानी पड़ेगी भाई, तभी तो ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करोगे। हाँ कि ना? तो ग्लोबल लेवल एक्चुअल में मेरे हिसाब से कोई लेवल नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हायरार्कीज तो 3 ही है, मतलब हायरार्की में तो 3 ही है, CBF, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। तो एक बार पढ़ना शुरू कीजिए इसके बारे में, कॉर्पोरेट लेवल से पढ़ना शुरू कीजिए। कॉर्पोरेट लेवल में आपको क्या आंसर मिलते थे, हमने कौन से बिजनेस करने हैं, याद है चैप्टर 1 में भी लिखा हुआ था, ये बिजनेस लाइंस क्या होंगी, वो सारा, लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमाएंगे, ठीक है, नए बिजनेस को कैसे इंक्रीज कैसे करें, एंटर कैसे करें, ये वो सारी चीजें कॉर्पोरेट लेवल में आ गई। बिजनेस लेवल में तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस और कॉम्बिनेशन। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी लिखवा रखा है कॉपी में। और एक बात याद है, चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताई थी कि बिजनेस लेवल वालों से मेन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाओ, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री में कंपीट करवाना है। हालांकि इन्होंने ऊपर भी लिख रखा है, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक जनरल कंसेप्ट है, पर मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं, बिजनेस लेवल। और लास्ट में कौन सा लेवल है, फंक्शनल। इसमें आप देखो ऑपरेशंस की बातें होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था फंक्शनल लेवल वाले इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इंप्लीमेंटेशन। वो ऑपरेशंस को बेटर करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस, अलग अलग। एक बार पूरे की रीडिंग मार के मेरे को बताओ, इसमें एक वर्ड भी आ रहा है निश। कल मैंने बताया था कि निश को हम फोकस के साथ ही रिलेट करते हैं। निश को हम किसके साथ रिलेट करते हैं, फोकस। एक बार पूरा ये पेज पढ़ के देखो और मेरे को सूचित करो कि आपको ये पेज क्लियर है पूरा। फटाफट से जो बच्चे लाइव लेक्चर लगा रहे हैं आप भी थम्स अप करना।
पढ़ लिया जी, सिंपल है, पक्का। 2 पेज रह गए हमारे, कल के लिए भी कुछ बचना चाहिए। हाँ नहीं 1 सेकंड, कल लिख लेंगे क्यों, आज लिखेंगे, कल कर सो। अरे नहीं 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 नहीं, 2 मिनट। आप एक काम करो, अभी लाइव लेक्चर ओपन करके स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, घर पे लिख लेना, घर पे लिख लेना। क्या लिखा हुआ लास्ट देखो, ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ ना सस्टेनेबिलिटी ऑफ सीए। ये आगे वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सर यहां प्रोजेक्टर की फोटो खींचने की बजाय यूट्यूब लाइव खोलो और उसी पे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे तो अच्छी बात है, चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, इसमें ना वैल्यू को मैंने हाईलाइट ये करा हुआ है, सर्कल दिख रहा है आपको, ये देखो, ध्यान दो इधर, ये वैल्यू को मैंने सर्कल करा हुआ है, इधर ध्यान दे लो बदतमीजों। और वैल्यू को लिखा हुआ है मेजर कैसे कैसे होता है वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान से लिखना, कहाँ सर्कल है कहाँ क्या है, पढ़ लेना इसको, डायग्राम बना लेना इसकी। पेज नंबर 1 सेकंड शायद गलत होगा, ये नया पेज नंबर देख लेना जो भी है, ये पुराना लिखा होगा, डायग्राम का पेज देख लेना जो भी है। इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, टॉपिक नंबर 8, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस लिखते थे, अब तो पोर्टफोलियो लिखने लगे, तो वो हेडिंग हटा दी, तो मैं वही लिख देता हूँ, पोर्टफोलियो एनालिसिस। टॉपिक नंबर 8 बनेगा जी आपका। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले, 1 सेकंड, स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, 1 सेकंड, यहां तक कि पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। जो बच्चे बाद में लेक्चर प्लेयर में लगाएंगे, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। पोर्टफोलियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें। अभी और लिखना है कर्णवाल जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको और लिखना है, 1 सेकंड, थोड़ा सा और जूम आउट, ज्यादा हो गया क्या? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एडवांटेजेस के अंदर 2 एडवांटेज लिखे हुए मैंने, और इसके बाद तो भाई खतरनाक सी डायग्राम आएगी, इसे देख के डर मत जाना। करूं नीचे, ये देखो, ये ना हॉरिजॉन्टली आपको बिंगे होके लिखना पड़ेगा, ये ज्यादा हो गया क्या? मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी ये डायग्राम, इसमें वो सारा दिख रहा है आपको, 3 कॉन्सेप्ट्स और 4 मॉडल्स। क्या समझे? कैसे लिखोगे ये बताओ? 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूं। आप ऐसे करना, फिलहाल इसका ना एक स्ट्रक्चर सा बना लेना, व्हाट ऑल टू स्टडी इन पोर्टफोलियो। देखो दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे, 3 कॉन्सेप्ट्स 4 मॉडल्स। ब्लर हो जाता है। अच्छा फिर एक काम करो ना, आप एक काम क्यों नहीं करते, मैं ऐसे करता हूं, अभी सिर्फ इसकी देखो, आपको इससे ना स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कितनी जगह चाहिए। आप पहले सिर्फ लेफ्ट साइड नोट कर लेना, या तो ऐसे कर लो, हाँ 3 कॉन्सेप्ट्स देख लो पहले आप, या ऐसे करते हैं अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, यहां तक कर लो पहले आप, कल अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, अभी फिलहाल ये स्क्रीनशॉट से रहने दो आप यहां तक लिख लो बस। व्हाट ऑल टू स्टडी, ये हॉरिजॉन्टल बना लेना भाई, ये वाला कैसे बना लेना, हॉरिजॉन्टल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कल मिलते हैं, कल चैप्टर खत्म करते हैं, थैंक यू।